नमस्कार दोस्तों। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि जो नया एग्ज़ाम हुआ था आपका 2 जनवरी 2023 का जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मैं कराने वाला हूं। और सबसे बेटर बात ये है कि भाई ईवीएस कराने वाला हूं। और ईवीएस जो आप पूछने का जो तरीका है वो आप सीटेट क्या कर दिया है भाई, बदल दिया है। तो ये 1 to 5 में जो ईवीएस पूछा जा रहा है कुछ अलग पूछा जा रहा है। तो भैया टोटल करके ही जाइएगा, तभी आपका एग्ज़ाम बेटर होगा। तो आज का जो पेपर है 2 जनवरी 2023 का पेपर है 1 to 5 पर्यावरण का। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज का क्लास में। मैं 2 तरीका से बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको और कभी भी आप सीटेट फेल नहीं करेंगे। एक मैं ट्रिक बताऊंगा और दूसरा बात मैं समझ के साथ बताऊंगा कि कैसे होगा, क्यों हो रहा है ये उत्तर। ठीक है, तो 2 तरीका है मेरा और रेगुलर आप लोग आ सकते हैं 7:30 और 8 बजे, ये दोनों में से कभी भी लाइव चल सकता है। तो ये ज़रूर आप लोग शामिल हो जाइए। 2 टाइम है शाम में। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से मेरे दोस्तों। प्रश्न कहता है आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। ठीक है भाई, तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं आप। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का क्रम बता दीजिए। त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, दक्षिण भारत। तो दिल्ली से अगर आप निकलेंगे तो सबसे फर्स्ट में आपको जो मिलता है वो आपको क्या मिल जाएगा, ग्वालियर मिलेगा, जो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। ध्यान से समझते चलिए, ग्वालियर स्टेशन पड़ता है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों? राजस्थान है, राजस्थान होना चाहिए। उसके बाद आपका मिलेगा भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश मिलने के बाद नागपुर रेलवे स्टेशन मिलेगा, फिर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, तब चेन्नई, और तब मिल करके वहाँ पे चला जाएगा तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। देखिए काफ़ी एक क्वेश्चन जो है वह डिफ़िकल्ट है। जब तक इसके लिए एक नक्शा का तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये किसी के लिए करना संभव नहीं है। उसी के लिए संभव है जो प्रत्येक रेलवे स्टेशन के बारे में जानता है, इसके बाद कौन सा स्टेशन आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है अगला। देखिए ईवीएस का दायरा बदल दिया है और मैं आपको बताऊंगा मज़ेदार तरीका से। आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि ये ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल, यदि आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी होगा, 3 घंटी मिलेगा दोस्तों, ऊपर वाला घंटी को दबा लीजिए यदि सीटेट तैयार कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा सर। चलिए प्रश्न कहता है कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? मान लीजिए आप विद्यालय में हैं और भूकंप आ गया, क्या उपाय करिएगा? तो देखिए फर्स्ट उपाय बताया जाता है हम लोगों को ट्रेनिंग में। जैसे कि आप लोग जब शिक्षक बनेंगे, हम लोग, मेरा तो भाई हो गया, आप लोग बनिएगा जैसे ही शिक्षक, तो आपको उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग हम तुरंत लेकर के आए। उसमें बताया जाता है कि डेस्क या मेज के नीचे सबसे पहले छुपना है। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे सबसे पहला बात, भूकंप आए तो। और उसके बाद भाई धीरे धीरे एक एक कर करके बच्चों को निकलवाना है। ये सब आपदा प्रबंधन का जो ट्रेनिंग होता है उसमें बताया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कला का रूप वस्त्रों की रंगाई और प्रकृति रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? बताइए कौन ऐसा चित्रकला है, वस्त्र की रंगाई की पत्ती है जिसमें गोबर का प्रयोग, नील का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग किया जाता है? तो भैया आप सभी को पता है एक जो चित्रकला है वह कलमकारी है। क्या है दोस्तों?
कलमकारी। मधुबनी में गोबर का प्रयोग नहीं होता है। कलमकारी और मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों, ना कि वस्त्र की रंगाई है। तो वस्त्र की जब भी रंगाई की बात करता है तो वो कलमकारी आपका उत्तर जाएगा। गोबर, नील, हल्दी ये सब से वहाँ पे नमूना को शामिल करके बनाया जाता है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस राज्य में नीरज चोपड़ा संबंधित है, देखिए नीरज चोपड़ा जो है ना जेवलिन थ्रो से है, जेवलिन बोले तो भाला फेंक से, उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो नीरज चोपड़ा कहाँ के है? सबसे पहली बात ये बनता है, ये नीरज चोपड़ा है कहाँ के दोस्तों? हरियाणा के है दोस्तों। कहाँ के है भैया? नीरज चोपड़ा जो है वह हरियाणा के है। ठीक है, हरियाणा के जो पानीपत जो इलाका है वहाँ के है। और वहाँ पे क्या चलता है भोजन? तो रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। याद रखिएगा, हरियाणा का भोजन क्या है? रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। फिर से सुन लीजिए, हरियाणा में भोजन रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। नेक्स्ट, हिमानी पानी की खाली बोतल में पानी और तेल, पेंट आदि का भंडार करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतल में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा के दीवार को सजाती है। तो वह क्या कर रही है? बहुत अच्छी बात है, बोतल फेंका हुआ था तेल का, पेंट का, उसमें क्या कर रहा है भाई? पौधा लगा करके वह दीवारों को सजा रही है। तो वह क्या कर रही है मेरे दोस्तों? तो सबसे बेटर काम कर रही है कि जो बेकार हो गया है उसको फिर से प्रयोग कर रही है। तो फिर से प्रयोग कहते हैं पुनः प्रयोग में लाना। चलिए 65 का जिन लोगों ने सी किया सही जा रहे भाई, आपका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वनस्पति पौधे के अंश द्वारा उपजता है? बता दीजिए, वनस्पति पौधे के अंश के द्वारा उपजता है, कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो वनस्पति पौधे के अंश द्वारा आलू, गुलाब और गन्ना, ये जो है वनस्पति पौधे के अंश के द्वारा। आप कहिए सर ये क्यों होगा? तो हम आपको बताते हैं, अगर आलू आपको रोपना हो तो सबसे पहले आप आलू को काट देते हैं और काट करके रोपते हैं। ठीक है, गुलाब के पौधा को रोपना है तो उसको भी काट करके रोपते हैं। तो वनस्पति, उसी को कहते हैं वनस्पति पौधा के अंश, पौधा के अंश से मिलता है। गन्ना की बात करें तो उसको भी भाई काट करके ही रोपा जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों धान को बोया जाता है। ठीक है, पत्ता गोभी को काट करके नहीं रोपा जाता है और गेहूं को भी भाई काट करके नहीं रोपा जाता है। तो जो काट के रोपा जाता है, समझिए मेरी बात, मैं आपको शुरुआत में ही बोला कि मैं आपको ट्रिक और समझ के साथ बताऊंगा कि अब की बार जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक भी नंबर आपका ना छूटे। पौधे के अंश बोले तो काट करके रोपने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिसे पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। बताइए, पौधा के एक ही भाग से प्राप्त करने वाला कौन सा हो जाएगा? पौधा के एक ही भाग से, तो सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, ये सब अलग अलग भाग हो गया। तो भाई डायरेक्ट मैं आंसर पर चलता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। जो लोगों ने सी किया सही है भाई। फिर पौधा के एक ही भाग, मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि पौधे का भाग, अंश, तो गन्ना होता है काट करके, आलू को काट करके, अदरक को भी वैसे ही, और कमल के डंठल को वैसे ही रोपा जाता है। ठीक है, तो पौधे का भाग जैसे ही बोलेगा तो समझिए कि ऐसा पौधा बताना है जिसको क्या है काट करके रोपा जाए, या उसी पौधा को डाली को काट करके रोपा जाए। ठीक है, इसी से पकड़ में आएगा और नहीं तो नहीं आने वाला है मेरे दोस्तों। अब रही बात टोटल ऑप्शन चलेंगे। पालक, पालक को काट करके नहीं रोपा जाता है। ठीक है,
टमाटर को काट करके नहीं रोपा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। आज समझना है, अगर समझ लिए एक बार तो कभी जीवन में गलती नहीं होगा आपकी बार अगर हुआ एग्जाम तो, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं काफ़ी सक्रिय हूँ, आज मज़ा आ रहा है पढ़ा करके, कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। नया क्या, आप लोग को तो पता है आज 2 जनवरी 2023 का पेपर मैं करा रहा हूँ, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर है, तो पहले इस क्लास को आराम से करें, ईमानदारी से करें, दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। चलिए, अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न भी इसमें डाला है, चलिए भाई कर लेते हैं। ए बी के अभिभावक बोले तो माता पिता है, बी का ए कौन है मेरे दोस्तों, ए माता है और नहीं तो क्या है, पिता है, किसके, तो बी का। चलिए बी का हो गया। और बी सी के पिता है, बी जो है वह सी का क्या है, पिता है, ठीक है भाई। और डी सी के पिता है, डी बी की पत्नी है, और इसका क्या है, डी जो है वह बी की पत्नी है, तो सी का पिता बी हुआ और डी क्या हुआ, माँ हुई, ठीक है। तो पूछ रहा है ए और डी का संबंध बताना है, तो ये आपका माँ है और ये आपका ये पिता है, ठीक है। तो ये माँ हुआ, ये बोले तो बी का पत्नी, बी का पत्नी कौन हुआ, डी। और ए क्या हुआ, ससुर जी हो गए, तो ए डी, ए कौन है, डी का, यही बताना है, ए के डी के संबंध। तो डी ए का क्या है, पुत्र वधू है, पतोह है, डी का ए कौन है, पतोह है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है, सूरजमुखी, आक, आम, नारियल, कौन सा हो जाएगा, आम का, ठीक है। किसका फैलाव होता है पशुओं के द्वारा, आम का मेरे दोस्तों, आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चिड़ियों के उस समूह को पहचान कीजिए जो अपने भोजन संबंधित आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं। माने सभी का भोजन एक ही है, भोजन संबंधित एक दूसरे का बताना है, जो समान भोजन करते हैं उसके बारे में बताना है। क्या होगा उत्तर आपका, बताए। देखिए उल्लू, बाज और चील, इन सभी का भोजन एक ही है, ठीक है। मोर, तोता, कबूतर, इनका भोजन अलग अलग है। भोजन आदतों के आधार पर समानता रखने वाला जो है वह एक ही प्रकार के भोजन करेगा, उल्लू करेगा, बाज करेगा, और क्या करेगा दोस्तों, वह आपका चील करने वाला है, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यालय के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार पर चर्चा करती है। आप एक टीचर हैं, समझिए मेरी बात, आप फसल के कटाई पर चर्चा करना चाहते हैं, उसके द्वारा माने आपके द्वारा उल्लेखित फसल कटाई से संबंधित त्योहार का समूह का चयन करना है। अब बताना है आपको कि ऐसा त्योहार बताइए जो फसल कटाई से संबंधित है। तो देखिए बिहू असम में होता है जो फसल पर होता है, बैसाखी आपको पंजाब में आपका होता है, फसल कटाई पर होता है, मकर संक्रांति तो हमारे यहाँ ये बिहार की बात भी है, यहाँ भी होता है, लोहड़ी ये भी होता है भैया। तो ये सब जो है वह फसल कटाई का पर्व है, आप नोट कर लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, फसल कटाई का त्योहार, बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, इसको याद कर ले। चलिए अगला प्रश्न है कि आप पश्चिम घाट से पूर्वी स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, ठीक है भाई। पश्चिम घाट से, पश्चिम घाट इधर है और पूर्वी घाट पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है।
आप स्थलों को किस समूह का चयन करेंगे, माने कहाँ से कहाँ तक आप जाइएगा कि पश्चिम से आप पूरब चल जाइएगा। तो महाबलेश्वर कहाँ है, कर्नाटक में है महाबलेश्वर, उसके बाद मुन्नार, तब ऊटी। ऊटी जो है आपका उड़ीसा जो पूर्वी भाग है, इधर कर्नाटक से चला और ऊटी पर जाकर के रुक गया। ये पूर्वी से क्या है, पश्चिमी भाग है। चलिए अब महाराष्ट्र यहाँ लास्ट में देखना है, महाराष्ट्र आपका पश्चिम में है, हमको लास्ट में कहाँ जाना है, लास्ट में पुरी नहीं, पुरी तो ये गलत है, ऊटी जाना है। ऊटी बोले तो भाई पश्चिम पूर्वी घाट, ऊटी कहाँ है, तमिलनाडु में है, हाँ तमिलनाडु। और लास्ट में गोवा, ये देखिए पश्चिमी घाट है, ये भी आपका क्या है, पुरी, ये भी आपका पूर्वी घाट नहीं है। तो यहाँ आपको पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक जाना है। तो ऊटी तो पकड़ में आ रहा है कि ऊटी जो है आपको तमिलनाडु साइड में पड़ता है, बोले तो पूर्वी घाट में, ठीक है। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, देखिए काफ़ी डिफिकल्ट पूछा है, फंसा करके दिमागी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब आपका ऐसे नहीं पूछ रहा है, अब आपका दिमागी क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, गुलाब का वृक्ष लगता है, गुलाब का वृक्ष, करेला का बेल, बोले तो लता, हाँ यही सही है। गुलाब का वृक्ष नहीं होता है, गुलाब एक झाड़ी होता है। करेला का क्या होता है, बेल, बेल बोलते हैं लता, माने लतर होता है करेला का पेड़। गुलाब का जड़ी बूटी नहीं भाई, केरला का झाड़ी नहीं दोस्तों, गुलाब का झाड़ी होता है। तो सही बताना था, तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। बस आपका माइंड चेक कर रहा है कि आप कितना जानकारी रखते हैं अपने माइंड में। कहीं भी मानचित्र के बारे में भी प्रश्न आ रहा है आपका अधिकांशतः। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस, भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है, बता दीजिए कौन सा निकटतम है मेरे दोस्तों। तो गाय, भैंस, भेड़ तो बकरी, भेड़ बकरी मिल गया इसी से, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालतू जानवर है जिससे मनुष्य को फायदा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरिया सारस की नहीं है। साइबेरिया सारस जो है वह साइबेरिया से उड़कर भारत के भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में वहां पे आता है, आप सभी को पता है। कौन सा विशेषता नहीं है, तो वैश्वीय जलवायु से प्रवास करते हैं, ये तो बात सही है। वे गर्म स्थान पर प्रजनन करते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि वह साइबेरिया से उड़ करके राजस्थान के भरतपुर में आते हैं, राजस्थान में गर्मी पड़ता है। वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, कभी भी भाई साइबेरिया सारस जो है वह अकेला नहीं रहता, ये बात गलत बोला, झुंड में आता है कभी भी। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी संख्या कम हो रही है, ये बात गलत है। तो मेरे दोस्तों खतरे में है, सबसे बेटर गलत जो है वह अकेले रहने वाली बात, साइबेरिया सारस कभी भी अकेले नहीं रहता है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल की कभी भी बात करेगा मेरे प्यारे साथियों, मैंने शुरुआत में ही बोला कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और समझ बताऊंगा। तो रेटिंग स्केल की बात कभी भी करेगा तो रूब्रिक्स सही जाता है, तो रूब्रिक्स तो है ही नहीं, तो रूब्रिक्स के बदले में मारेंगे क्या। तो रेटिंग स्केल को हम लोग आंख से देखेंगे, क्या करेंगे, आंख से देखने का काम करते हैं, तो उसको कहते हैं अवलोकन। क्या हो जाएगा, रेटिंग स्केल का अवलोकन किया जाता है। अगर रूब्रिक्स रहता तो रूब्रिक्स मारते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति को पहचानिए। बच्चों को जोड़ने वाला, तो मेरे दोस्तों पाठ्य पुस्तक से नहीं होगा, बच्चा ऐसे ही भाग जाएगा पाठ्य पुस्तक देखकर।
व्याख्या करिएगा, बच्चा का गया है मास्टर साहब लेक्चर दे रहे हैं, ये भी गया काम से। ठीक है, चलिए अब रहा शिक्षक का प्रदर्शन। आप खूब प्रदर्शन करिएगा, बच्चा से करवाइए ना भाई, बच्चा से करवाइए तो बेटर होगा। हाँ, बच्चा को जोड़ना है तो किस्सा कहानी कहिए, खूब जुड़ेगा बच्चा, बैठ के आनंद लेगा। तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना है कि कौन सा साधन नहीं है। क्रम निर्धारण मापनी, ये तो है, रचनात्मक आकलन हो जाता है। देखिए व्याख्या गलत होता है लेकिन उपव्याख्यात्मक सही होता है, पोर्टफोलियो सही होता है, लेकिन वार्षिक परीक्षण जो है वह नेगेटिव है। परीक्षण जो होता है वह नेगेटिव होता है मेरे दोस्तों। और जिन लोगों ने बी किया सही जा रहा है, नंबर देकर के उत्तर दिया करें। और अभी तक आप लोग यदि लाइक नहीं ठोके हैं तो एक बार ठोक दीजिए, मजा आ जाएगा मेरा क्लास करके, क्योंकि मैं टोटल मैं पेपर करा रहा हूँ, ऑनलाइन पेपर जो हुआ था सभी पेपर को मैं कराऊंगा। प्रश्न है, सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया। ठीक है भाई, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई, हाँ चिड़ियाघर ले गई, और इस शिक्षण का विधि से छात्रों को मदद मिलेगी। क्या चीज़ का मदद मिलेगा? आप पढ़ा दिए जानवर उनवर वनस्पति जीवों के बारे में और उसके बाद आप चिड़ियाघर ले गए घुमाने, इससे उसको क्या फायदा होगा? तो वास्तविक जीवन में देख लेगा, यही ना होगा। मान लीजिए आप किताब में बैठ के लेक्चर दे दिए कि ऐसे ऐसे जानवर होता है और उसको लेकर के चिड़ियाघर में दिखा दिए, तो वास्तविक ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो कक्ष अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंध करने में जिन लोगों ने सी किया सही जा रहा है, और जो लोग नंबर देकर के उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई नेटवर्क जो होता है वह कभी कभी आगे पीछे होता है, तो आपका उत्तर जो है गलत आ रहा है कितने लोगों का। तो कभी भी नंबर देकर के उत्तर दिया करें तो पता चलेगा कि आप लोग सही बता रहे हैं या गलत। हाँ, और आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है कि ये जो लाइव क्लास चलता है वह 7:30 और नहीं तो अगर लेट हुआ तो 8 बजे आपका ये लाइव चलेगा शाम में। दोनों शाम का ही समय है, दोनों में कभी भी लाइव शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा होगा उस घंटा को दबा लीजिए। ठीक है, अपने आप नोटिफिकेशन मिलेगा, आप क्लास में शामिल हो पाइएगा। एक बार सभी कोई लाइक कर दीजिए, इसी बात पर मज़ा आ जाएगा भाई, क्योंकि भाई आप लोग के लिए मैं क्या कहते हैं उसको बेरा उठाना, आप लोगों के लिए मैं बेरा उठा लिया हूं कि भाई जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम हुए, सारे पेपर को मैं कराऊं ताकि आपका एग्जाम सही से बीते। प्रश्न कहता है कि रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहार के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजकों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शन करने के लिए परियोजना देता है। तो इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, बता दीजिए क्या उद्देश्य है। जैसे कि अलग अलग राज्यों में, देशों में क्या क्या त्योहार मनाया जाता है, इसके दौरान आप वहाँ पे कौन सा भोजन खाया जाता है, इसका जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कौन सा उद्देश्य होगा भाई। देखिए, तो जब अलग अलग राज्य में जाएंगे, अलग अलग देश में जाएंगे तो अलग अलग भोजन मिलेगा, अलग अलग वहाँ के लोग त्योहार मनाते हैं। ये सब क्या है मेरे दोस्तों? ये सब विविधता है, विविधता। भारत में क्या है, सब विविधता है। तो लिखा होगा कहीं ना कहीं विविधता होगा ही। हाँ, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, सबसे बेटर आपका उत्तर वह डी पर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समझिएगा मजा आ जाएगा कि अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है भाई, प्रदर्शनी आयोजित हुआ। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी कि आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, बता दीजिए कौन सा सबसे बेटर उद्देश्य है। तो देखिए, माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, ये बात गलत हो गया।
प्रिंसिपल और सहकर्मी को प्रश्न करने के लिए आप मन इसीलिए पढ़ाई करते हैं, यही उद्देश्य रहेगा कि हम दूसरे को खुश कर दे? नहीं, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा के लिए ये सबसे बेटर है, बच्चा रचनात्मक बनना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने कैरियर के विकल्प वाली बात आपका सही नहीं होगा, भविष्य के कैरियर के बारे में सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा। और वो भी क्या, भविष्य के कैरियर के लिए आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बच्चों को ट्रेनिंग देना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा उपागम जो है पर्यावरण शिक्षण से संबंधित नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है आपसे। अब भैया उत्तर बताएंगे कैसे? एकीकृत तो भाई पर्यावरण के लिए बेटर होता है, पर्यावरण में एक प्रक्रिया है, ये भी सही है, धनात्मक सही है। निरंकुश शासक होता है दोस्तों, ये गलत बोला। तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो हो जाएगा वह सी हो जा रहा है। यहाँ पे मजा आ रहा है ना दोस्तों? मजा आएगा। अगला प्रश्न है, 26 मिनट चल रहा है, टोटल मैं 30 मिनट में करा दूंगा। ईवीएस के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास करेगा? माइंड के प्रेरक का विकास करेगा, उसको कहते हैं मनोप्रेरक। प्रदर्शन से नहीं होगा मेरे दोस्तों, प्रदर्शन गलत होता है। व्याख्या तो मैंने बोला कि भाई बैठ के लेक्चर छोड़ने से नहीं होता है, पोस्टर लगाने से नहीं होगा मेरे दोस्तों, एकीकृत विधि मानना है, पर्यावरण एकीकृत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भरता करता है, क्या चीज पर करता है दोस्तों? मजा आ जाएगा, लाइक ठोकिए एक बार। बच्चे के पूर्व अनुभव, बहुत अच्छी बात है, ये तो इतना अच्छा बात बोला कि मजा आ गया। संसाधन की उपलब्धता, संसाधन है तो उपलब्धता। विद्यालय के दर्शन पर, ये भी अच्छी बात है। बच्चे की जरूरत पर, तो लग रहा है कि ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात देखना है कि बच्चे की जरूरत को हम रखेंगे, लेकिन विद्यालय के दर्शन नहीं रखेंगे। विद्यालय के दर्शन तो रोज करता है बच्चा, इसको भाई गलत है। इस पर क्या होगा? शिक्षण अधिगम निर्भर नहीं है विद्यालय के दर्शन पर। ये दर्शन हम विद्यालय के कराने नहीं जाते, तो उत्तर आपका ए, बी और डी जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा होशियारी बरतना है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भैया जरूरी क्या है बताइए, मजा आ जाएगा क्लास को करने में। चार्ट आपका गलत होता है, प्रोजेक्ट बच्चे के लिए सही नहीं है, और टीचर वाला ऑप्शन मारना नहीं है। तो स्थानीय संसाधन सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी मानना था कक्षा के लिए स्थानीय संसाधन। अगला है कि एनसीईआरटी ईवीएस बोले तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ पुस्तकों में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया, या इसलिए क्योंकि भाई रेलवे टिकट का नमूना आप क्यों दिखाए बच्चों को? काहे दिखाए? तो देखिए रेलवे टिकट के जीवन में आपका प्रयोग है कि नहीं है? तो जहाँ जीवन में प्रयोग है तो वास्तविक जीवन में प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी से आपका बन गया। तो विवरण आपका गलत होता है मेरे दोस्तों। अब रहा विद्यार्थियों के निर्णय लेने के कौशल विकसित करना, नहीं, सबसे बेटर है वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण अवलोकन को विकसित करना, यही हो जाएगा, यही जरूरी है रेलवे टिकट के लिए। वास्तविक अनुभव साझा होता है कि ऐसे ऐसे टिकट जाएंगे, खरीदेंगे, उस पर ये चीज़ लिखा रहेगा, इतना बजे पहुंचेगा, वास्तविक जीवन वाला हो गया। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? क्या विकसित होता है? रटना तो गलत है, सबसे पहली बात। अच्छी याददाश्त और खराब याददाश्त क्या होता है? ये दोनों गलत हो गया, अच्छा और खराब। ठीक है, तो ये दो गलत हो गए। अब पहचानना बेटर होगा कि करके सीखना होगा। तो ईवीएस में आप लोग पढ़े हैं थीम में करके सीखना, तो यही ना करके आइएगा। चलिए अगला है, सुनिए। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग बोले तो कहानी वाचना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में कौन
कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? सबसे बेटर कारण क्या है दोस्तों? यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है कहानी, ठीक है भाई। यह विद्यार्थियों को कहानी लेखन के कौशल को लिखने वाली बात गलत होता है। यह विद्यार्थियों में सुनने के कौशल को मदद करता है, ये भी सही बोल रहा है। यह विद्यार्थियों के पात्र को अपने को आसानी से जोड़ सके, ये सबसे बेटर है। अपने को जोड़ना माने बच्चों को कहानी से जोड़ना, ठीक है, ये सबसे बेटर होगा मैंने दोस्तों। चलिए अगला है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका बोले तो शिक्षक आप ही है ना, आप ही को मान लेता हूं मैं। तो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा है, ठीक है भाई। बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है जिसके कारण बैल लड़खड़ा करके चल रहा है, ठीक है भाई। ज़्यादा सामान ला देंगे तो बैल सही से चलेगा? नहीं चलेगा। तो शिक्षक इस वीडियो के दर्शाए गए दृश्य को विद्यार्थियों पर चर्चा करते हैं ताकि उसका ध्यान ले जाया जा सके। भाई इस पर टीचर क्यों चर्चा कर रहा है? तो बैलगाड़ी की उपयोगिता पर नहीं भाई, यहाँ तो बैल का हालत खराब हो गया है। बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए नहीं दोस्तों। भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, उसके अनुसार शोषण हो रहा है, उस पशु के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके बारे में चर्चा हो रहा है भाई, ठीक है। तो जिन्होंने सी किया सही जा रहे हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास और बोलिए कि जितने भी ऑनलाइन पेपर है सारे पेपर मैं कराऊंगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं दोस्तों? तो बच्चों को क्या पता है उसका क्या कर रहा है? प्रश्न पूछना। बच्चा यदि प्रश्न पूछ रहा है तो यह क्या संकेत कर रहा है? प्रश्न आपसे यही किया तो यह संकेत कर रहा है कि बच्चा क्या जानना चाहता है। बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये क्या संकेत करेगा कि वो क्या जानना चाहता है कि ये प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चा क्या जानना चाहता है, याद रख करने के लिए नहीं, टीचर वाला ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों ने सीख किया सही जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर बने रहे और अपने दोस्तों को शामिल करिए क्योंकि मैं जो भी पेपर करा रहा हूँ, ऑनलाइन वाले पेपर को मैं करा रहा हूँ, एक बार आप लोग लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सभी को मैं कह रहा हूँ। और काफ़ी लोग 45% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही देख के चले जाते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि भाई आपको कोई पैसा भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में और आपकी तैयारी भी बेटर हो जाएगी मेरे चैनल से, ठीक है। ऑल पेडागोजी कराऊंगा, अंग्रेजी को छोड़ करके सब पेडागोजी, अंग्रेजी उर्दू 2 विषय को छोड़कर बाकी सारा पेडागोजी का मैं ऑपरेशन कर दूंगा। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।